So today we are going to start the second part of this chapter, India on the eve of independence. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी कि ब्रिटिश कैसे आए थे और वो कैसे गए, इंडिया पे कितने साल उन्होंने राज किया है। मैं एक बार 2 मिनट का आपको रिव्यू बताऊंगा कि क्या क्या हमने डेट्स की थी लास्ट क्लास में। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट बताई थी 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। देन मैंने आपको बताया 1600 के अंदर यूरोप में ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। देन मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट डेट थी 1757। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और इंडिया फॉर्मली डिपेंड हो गया था। इसकी एग्जैक्ट डेट वैसे क्या थी, 23 जून 1757। देन इसके बाद 1765 में दे गोट स्पेशल राइट्स, दे गोट दीवानी। देन 1857-58 में 57-58 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था जिसको हम सिपोही म्यूटनी भी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी नेशनलाइज हो गई थी और क्राउन रूल आ गया था इंडिया के अंदर। देन फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये बोलते थे कि इंडिया पे लगभग ब्रिटिशर्स ने अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स राज किया। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन है जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर है। ठीक है, और उसको हम बार बार कंपेयर करेंगे प्री ब्रिटिश कंडीशन से कि ब्रिटिशर से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी। ठीक है, आज मैं आपको एज अ होल बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली करेंगे। एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, आज हम एज अ होल करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिटिश इंडिया की क्या कंडीशन थी। बिफोर आई स्टार्ट कि ब्रिटिश इंडिया की क्या कंडीशन थी, मैं आपको इंडिया की इकोनॉमी के फीचर्स बताता हूं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी का नेचर कैसा है। ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर यह है कि 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो 85% लोग एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी इकोनॉमी का जो नेचर है वो एग्रीगेरियन है। ठीक है, 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हमारी जो इंडस्ट्री है वो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथों से बने होना, जैसे कॉटन, जूट, प्रीशियस स्टोन भी हम ले सकते हैं इसके अंदर, एंड लास्ट मेटल्स। स्पेशली कॉटन और जूट, हमारी जो इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। हमारी इंडस्ट्रीज कैसी हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, 85% लोग डायरेक्टली एंगेज हैं एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट है जैसे कॉटन, जूट, प्रीशियस स्टोन और मेटल्स। और हमारी जो कॉटन जूट की इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्यों वर्ल्ड वाइड फेमस है, पहली बात, एक तो हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, दूसरे हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो फाइनेस्ट है। तो वी आर ऑफरिंग फाइनेस्ट क्वालिटी एट मच चीपर रेट। तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बुक्स बना हुआ है जिसके अंदर इसके बारे में और बताया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि बंगाल के अंदर अगर हम कॉटन का एग्जाम्पल लें और बंगाल की बात करें, अगेन बंगाल का मतलब समझते हैं, बंगाल का मतलब क्या है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। तो कॉटन का एग्जाम्पल लिया है। कॉटन जो बंगाल के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसके अंदर एक जगह का नाम है ढाका। ढाका हम सब जानते हैं, आज ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, पर उस टाइम तो ये बंगाल का हिस्सा थी। तो
कॉटन जो बंगाल के अंदर ढाका में प्रोड्यूस हो रही है, वहां की इंडस्ट्री, ये बड़ी फेमस है। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्वालिटी का एग्जाम्पल लिया मलमल खास, मलमल शाही, ये 2-3 क्वालिटी कॉटन की इस बंगाल प्रोविंस के अंदर जो ढाका में लगी हुई है, ये बड़ी फेमस है। मलमल खास, मलमल शाही, नाम ही बता रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हमारे 85% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है। दूसरी बात, इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट है हमारी, उसके अंदर कॉटन, जूट, प्रीशियस स्टोन, मेटल्स फेमस है। और कॉटन और जूट की तो ये बात है कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्यों वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं एट मच चीपर रेट। ठीक है, देन कॉटन जो बंगाल प्रोविंस की है, जिसका एक क्वालिटी का एग्जांपल लिया हमने मलमल खास, मलमल शाही, वो बड़ी फेमस है। ठीक है, देन अब ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिश के आने से क्या हुआ, एक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक का नाम है बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का इंडिया में बेसिक पर्पस क्या है। पहला बेसिक पर्पस ब्रिटेन का है इंडिया की इकोनॉमी को कन्वर्ट करना फीडर इकोनॉमी में। अब हम वर्ड से समझेंगे व्हाट डू मीन बाय फीडर। जैसे हम एक छोटा सा बेबी फीड करता है ना, ऐसे इंडिया को क्या बनाना है, इनको फीडर इकोनॉमी बनाना है। मतलब क्या है इस फीडर इकोनॉमी का, वो ये चाहते हैं कि इंडिया बायर बन जाए, उपभोक्ता बन जाए, किसका, फिनिश गुड्स का। इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं वो, बायर, किसका, फिनिश गुड्स का। जो कहां से आएंगे, जो ब्रिटेन से आएंगे। तो ब्रिटेन के गुड्स का इंडिया बायर बन जाए। दूसरा, इंडिया सेलर भी बन जाए, पर किसका, रॉ मटेरियल्स का। किसको चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अगेन किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। तो इंडिया को क्या करना चाह रहे हो, इंडिया को फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं, बायर, फिनिश गुड्स का जो ब्रिटेन के हैं, सेलर, रॉ मटेरियल का जो किसके लिए चाहिए, ब्रिटेन के लिए। सर वहां पे ये क्यों चाहिए हमें, पहली बात, इस सेंस से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ब्रिटेन का जो पर्पस है वो ये है कि उनको ब्रिटेन का इंटरेस्ट ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू इंडिया का इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट। वो इंडिया में तो है, पर इंडिया में किसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी होम कंट्री के लिए। ठीक है, अब सर वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, वो इंडिया को फीडर इकोनॉमी क्यों बनाना चाह रहे हैं। अब आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में बात नहीं की बना है, बट अगर आप ये लिंक नहीं करेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। आपने सुना होगा 1750 में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, उद्योगीकरण। उद्योगीकरण का मतलब क्या है कि अब यूरोप के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं वो मशीनों से बन रहे हैं। वो किससे बन रहे हैं, मशीनों से बन रहे हैं। तो उसके लिए ब्रिटेन को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है दो बातें, एक तो ब्रिटेन को चाहिए रॉ मटेरियल जो मशीनों में यूज हो सके, और दूसरा जब कल को प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मार्केट जो उस प्रोडक्ट को बायर कर सके। तो यूरोप को ये चीज, ये दोनों पर्पस कहां सोल्व होते नजर आ रहे हैं, अपनी कॉलोनी में। कॉलोनी कौन सी है, इंडिया। तो वो इंडिया को क्या बनाने वाले हैं, इंडिया को सबसे पहले बनाएंगे सेलर, किसका, रॉ मटेरियल का। क्यों बनाएंगे, ताकि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनको सपोर्ट मिल सके। दूसरी बात, इंडिया को अगेन क्या बनाएंगे, कंज्यूमर, बायर, किसका, फिनिश गुड्स का। क्यों, कल को जब ब्रिटेन के अंदर वो मशीन गुड्स बनाएंगी तो उनका कोई बायर भी तो होना चाहिए। तो उनका पर्पस क्या है, इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाने का, अपनी इकोनॉमी को इंटरेस्ट उनको नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बात समझ में। सेकंड पॉइंट, अब वो ये कैसे करेंगे, वो ये दो चीजों के यूज करेंगे, एक टैरिफ से और एक कोटा से। मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, बट ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। टैरिफ का मतलब वो टैक्स सिस्टम को ट्विस्ट करेंगे, टैक्स सिस्टम को चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे कि वो फेवरेबल हो जाए उनकी होम कंट्री के लिए। दूसरा, कोटा। कोटा का मतलब होता है एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देंगे
कि इंडिया कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, ऐसे सेट करेंगे कि वो किसको फेवर करे, उनकी इकोनॉमी। बात समझ में? सर ये राइट तो है नहीं उनके पास। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन 1765 दे गोट दिवाली, बंगाल के अंदर तो मिल ही गया था ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको पैन इंडिया लेवल पे मिल गया, इसलिए बताया था मैंने आपको ये। अब इसका और भी यूज होगा, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। डन है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एनसीईआरटी ने ब्रिटिश पीरियड को, 200 साल के ब्रिटिश राज को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब किया ना, तो वो वर्ड है कि ब्रिटिश का इंडिया के अंदर जो नेचर है वो एक्सप्लॉइटेटिव है। ब्रिटिश का जो इंडिया के अंदर रूल करने का नेचर है वो कैसा है, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, डन है, डन। अब उन्होंने ये कैसे किया, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि उन्होंने इंडिया को फीडर इकोनॉमी कैसे बनाया, कैसे उन्होंने इंडिया को टैरिफ और कोटा लगा के इंडिया को बाहर बना दिया ब्रिटेन के फिनिश गुड का, और सेलर बना दिया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का। ठीक, अब ध्यान समझेंगे आप इस चीज को, ये है ब्रिटेन, ये है इंडिया। अब वो क्या बनाने, इंडिया को फीडर इकोनॉमी कैसे बनाने, ध्यान सुनिए। इंडिया जो अभी सक्षम है, सेल्फ सफिशिएंट है, जो अपने फिनिश गुड बेचता है बाहर, इसको भी चेंज करेंगे। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया से अगर ब्रिटिश में रॉ मटेरियल जाएगा तो उस पे टैक्स कम लगेगा, टैक्स रेट कम होगा। क्यों सर? अगर इंडिया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल भेज रहा है और इस पे लोग टैक्स कम लगा रहे हैं, तो इसका पर्पस ये है ताकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको गुड्स क्या पड़ेंगे, सस्ते। ठीक है, तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट में। सेकंड, लेकिन अगर इंडिया को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, अगर ब्रिटेन से आएगा कोई रॉ मटेरियल तो उस पे टैक्स लगेगा ज्यादा। इससे क्या होगा, जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनको गुड्स क्या पड़ेंगे, अल्टीमेटली महंगे, एक्सपेंसिव, तो हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आई आपको? पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात ये थी रॉ मटेरियल के टर्म्स में। रॉ मटेरियल में क्या किया उन्होंने, इंडिया से जाने वाले रॉ मटेरियल पे टैक्स कम, पर ब्रिटिश से रॉ मटेरियल आएगा तो टैक्स ज्यादा। अब फिनिश गुड के केस में ये ब्रिटिश है, ये इंडिया। इंडिया अगर ब्रिटिश को फिनिश गुड सेल करना चाहता है, फिनिश गुड सेल करना चाहता है, तो इंडिया सेल करना चाहता है फिनिश गुड, इन लोगों ने उस पे लगा दिया टैक्स ज्यादा। टैक्स ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, ब्रिटेन में इस गुड के प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो इस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ये इंडियन गुड्स है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर ब्रिटिश इंडिया को अपने गुड्स बेचना चाहता है, अगर ब्रिटिश अपने फिनिश गुड्स बेचना चाहता है, तो इन लोगों ने उस पे लगाया टैक्स कम। इससे क्या होगा, इंडिया में इस ब्रिटेन वाले गुड के प्राइस हो जाएंगे कम, तो इंडिया में इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इन्होंने क्या किया है, टैक्स, मैंने कोटा से नहीं समझाया, मैंने आपको टैक्स से समझाया। मैं टैक्स की पॉलिसी को चेंज करके ऐसे मॉडिफाई किया कि इंडिया क्या हो गया, रॉ मटेरियल का सेलर, क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता था, और फिनिश गुड का बायर, क्योंकि वहां से आने वाले गुड पर टैक्स कम लगता था। इससे क्या हुआ, इन दोनों प्रोसेस से इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाने के चक्कर में क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो डिस्करेज हो गई, वो खत्म होने लगी। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करने लगते थे वो क्या होने लगे, वो अनएम्प्लॉयड होने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, काफी बढ़ गए। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है तो ये लोग
अदर सेक्टर्स की तरफ मूव होंगे। आज हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमारे को इस दौरान इंडस्ट्री सेक्टर में काफी नुकसान हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो पीपल मूव होंगे, लेबर लोग मूव होंगे कहां पे, बाकी सेक्टर पे। और उस दौरान सर्विस सेक्टर का नाम की तो कोई चीज नहीं थी, बैंकिंग कहां था, इंश्योरेंस कहां था, ट्रांसपोर्टेशन कहां था, तो जो दूसरा सेक्टर था वो क्या था, वो एग्रीकल्चर था। तो ये लोग मूव होके जब ये लोग बेरोजगार हुए तो ये कहां गए, एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी 85% लोग काम कर रहे थे और आ गए, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ये फीडर इकोनॉमी बनाने का आउटकम है, कैसे बनाया और उसकी क्या इंप्लीकेशन है, क्या आउटकम आया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेशर बढ़ गया। ये बात समझ में, इसका आउटकम ये निकला है कि छोटा सा टॉपिक है कि इंडिया के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से देखेंगे क्या कंडीशन हुई थी इसकी। पर कैपिटा इनकम जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रहे कोई भी सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया गया इंडिया की नेशनल इनकम निकालने के लिए और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। नेशनल इनकम आप जानते हैं क्या होता है, नेशनल इनकम होता है किसी भी नेशन की इनकम, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी नेशन की इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो क्या आ जाती है, एक बंदे की इनकम आ जाती है पर कैपिटा इनकम। लेट्स से किसी कंट्री में नेशनल इनकम है 100 और उस कंट्री में 4 लोग हैं, तो एक बंदे की इनकम कितनी आ रही है, 25 रुपये। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन। अब मैं ये कह रहा हूं ब्रिटिश टाइम पे कोई भी सीरियस अटेम्प्ट, नो सीरियस अटेम्प्ट, कोई भी सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया गया इंडिया की नेशनल इनकम निकालने के लिए और कैपिटा इनकम निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई अटेम्प्ट हुआ तो वो किसने किया, डॉक्टर वीके आरवी राव। पहला अटेम्प्ट, पहले प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इंडिया के अंदर सीरियसली नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकाली है वो कौन थे, डॉक्टर वीके आरवी राव। इनके अलावा कोई इकोनॉमिस्ट थे तो वो थे आरसी देसाई, फिल्डे सिरास, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये थे कुछ इकोनॉमिस्ट। पर मेन प्रोमिनेंट कौन से थे, वीके आरवी राव। और उन्होंने एक सीरियस बात बताई कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर 2 चीजें बताई उन्होंने। इंडिया की नेशनल इनकम की जो ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ 6, 7, 8 होती, उस दौरान में ब्रिटिश इंडिया के पूरे 200 साल के पीरियड में नेशनल इनकम की ग्रोथ हमेशा लगभग 2% से कम रही। और पर कैपिटा इनकम का तो इससे बुरा हाल है, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ कितनी थी, लेस देन 0.5%। तो पूरे ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर हमारी नेशनल इनकम 2% से भी कम रेट पे ग्रो हुई और पर कैपिटा इनकम कितने से ग्रो हुई है, लेस देन 0.5%। ये बात समझ में, आई होप आप जानते हैं नेशनल इनकम की ग्रोथ क्या होती है। एक बार मतलब बताता हूं, लेट्स से कि 2011-12 हमारा बेस ईयर है और 2011-12 में हमारी देश की इनकम 100 थी और 2018-19 में ये बढ़ के 102 हो गई। हम पहले 100 क्वांटिटी बना रहे थे, अब 102 क्वांटिटी बना रहे हैं। तो एज कंपेयर टू बेस ईयर, करंट ईयर में हमारा आउटपुट कितने से बढ़ गया, 2% से। तो हम इसको बोलेंगे कि नेशनल इनकम हमारी कितने से ग्रो हो रही है, 2% से। बट पूरे ब्रिटिश पीरियड के अंदर हमारी इनकम लेस देन 2% से ग्रो हुई, पर कैपिटा इनकम लेस देन 0.5% से ग्रो। ये इंडिया की कंडीशन है एज अ होल। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इसको सेपरेटली, एग्रीकल्चर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नेक्स्ट वीडियोस में मोर और लेस डालूंगा ब्रिलियंट ब्रेन क्रिएटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने मैक्रो की भी दूसरी वीडियोस डाल दी है, अगेन वो बीबीसी के ब्रिलियंट ब्रेन क्रिएटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। फायदा ये है कि वहां पे वीडियो को कैटेगराइज कर दिया है। दूसरा, वहां पे नोट्स भी अवेलेबल है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके प्रिंटेड नोट्स और उसके हैंड रिटन नोट्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, बाय बाय, सी यू।